खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ पीके अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये साल आपके लिए बड़ा मंगलकारी रहे, तमाम निवेशकों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहे। आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2023 में आप बाजार की दिशा कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2022 में हमने काफ़ी वॉल्टिलिटी देखी, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट रहे जिसका भी असर देखने को मिला। आप बाजार की दिशा कैसे देख रहे हैं? पहले तो विपुल, आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी भी यही कामना है कि 2023 हम सबके लिए न केवल खुशहाली लाए, बल्कि हर तरह से जो है वो बेहतर बने 2022 के मुकाबले। अब जहां तक 2023 का सवाल है, उससे पहले 2022 में थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या हुआ है, क्योंकि उसी का इम्पैक्ट जो है वो 2023 में आने वाला है। तो 2023 में जो सबसे बड़ा इवेंट था फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, न केवल भारत में बल्कि ग्लोबली, वो था इन्फ्लेशन। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, ऑलमोस्ट सारे ही देशों में ग्लोबली हमने देखा कि इन्फ्लेशन तेज हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा। और उसके कारण सेंट्रल बैंक्स ने पूरी दुनिया में ब्याज के दर जो है वो बढ़ानी शुरू की, ऑलमोस्ट इन सिंक्रोनाइज्ड वे, जो बहुत बहुत रेयर इवेंट है, ऐसे जनरली होता नहीं है। लेकिन हमने देखा कि सब जगह इंटरेस्ट रेट बढ़े, और खासतौर से यूएस में जो सबसे बड़ा बाजार है, जी। वहां पे बहुत एग्रेसिव टाइटनिंग हुई इंटरेस्ट रेट्स की। 75 बेसिस पॉइंट 4 बार करने के बाद लास्ट में उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट किया, विच इज अ वेरी वेरी आई वुड से सीवियर काइंड ऑफ टाइटनिंग दैट हैज हैपेंड। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो अब हमको 2023 में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा लैग होता है कि उनका जो इफेक्ट है वो रियल इकोनॉमी में जाके पता लगे। उसमें कई बार 6 से 9 नहीं, कई बार 9 से 12 महीने भी लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर आप आरबीआई का देखेंगे तो मई के अंदर हमारा रेपो रेट 4% था, 4%। और अभी आज वो 6.25 है। 7 महीने के अंदर दिस इज अ वेरी एग्रेसिव टाइटनिंग अगेन। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो रियल इकोनॉमी में, वो अब हमको 2023 में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर इन इवेंट्स का जो जो दबाव है वो अब हमको 2023 में देखने को मिले। तो और एक बात और 2023। स्पष्ट हुई है, जी। जो हमने जो देखी है, वो ये कि जो जो इजी मनी, जो लो इंटरेस्ट इन्वायरमेंट था ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट्स का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो रिस्की एसेट्स हैं, अपने स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखें तो जो रिस्की एसेट्स हैं वो जो है धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे, और जो रिस्क ऑफ एसेट्स हैं वो धीरे धीरे आगे आएंगे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि 2023 में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो निवेशकों को करना चाहिए जी। वो ये है कि डिफेंसिव होना चाहिए। अपनी आशाएं थोड़ी मॉडरेटेड रखें, रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट हों तब भी खुश हों। यही सबसे बड़ा संदेश है। चलिए, ये सबसे बड़ा संदेश है कि थोड़ा सा निवेश करने से पहले थोड़ा डिफेंसिव होकर के आप निवेश करें। अग्रवाल साहब, हमने देखा 23 दिसंबर को खत्म हफ्ते में बैंकिंग शेयरों में खासतौर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि रैली भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली थी। लेकिन सबसे पहले तो 2023 के लिए बैंकिंग सेक्टर पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि खासतौर से मिड कैप बैंकिंग में हमने देखा कि लोग 2-2 साल से रखे हुए थे शेयर। लगातार हमको भी मैसेज आते थे शो के दौरान कि यूको बैंक में क्या करें, एस बैंक में क्या करें। लेकिन पिछले महीने में हमने देखा 2-4 महीनों के अंदर अच्छी खासी रैली देखने को मिली, बहुत सारे शेयर ऐसे रहे 150% से ज़्यादा चले। अब 2023 में बैंकिंग शेयरों से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं आप? देखिए, जब भी रिकवरी आती है मार्केट के अंदर, हालांकि अभी वो करेक्शन आई नहीं है, लेकिन जब भी आएगी करेक्शन बाजार के अंदर, उसके बाद जो सबसे पहले सेक्टर चलता है वो है बैंकिंग। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने हालांकि अपनी बैलेंस शीट पिछले कुछ समय से बहुत बेहतर करी हैं, जिसका नतीजा हमने इस रैली के अंदर देखा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी दे आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। तो कहने का मतलब ये थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने इसमें काफी पैसा बना लिया है, उनको मेरी एडवाइस ये है कि थोड़ा सा पैसा उसमें से निकालें, थोड़ी प्रॉफिट प्रॉफिट अपने घर ले जाएं। क्योंकि इस कैश की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जब मार्केट में करेक्शन आएगी तो आप बहुत अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे खरीद पाएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन हमारे बाजार में अभी भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एज कम्पेयर टू इवन रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स। जी। तो भारतीय बाजार एक्सपेंसिव है, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एफआईएस का पैसा भी ज्यादा नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आपके पास आपका मुनाफा है अगर इन बैंक्स के अंदर, तो आप इसमें से थोड़ा सा मुनाफा जरूर निकालें। आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे इसके अंदर दोबारा एंट्री लेने की।
जी। और इसी चूंकि हमने जो अभी खास रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने देखा अदानी विल्मार के शेयर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसकी भरपाई इस हफ्ते इस शेयर ने की है, 2-3 दिन लगातार 5% के अपर सर्किट देखने को मिले। आप कैसे देख रहे हैं अदानी ग्रुप की कंपनियों को? यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि ये सबसे सफल आईपीओ रहा 2022 का, अच्छे खासे रिटर्न भी आते दिखाई दिए, लेकिन इन लेवल्स पे क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए, या अभी भी आप यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि और तेजी देखने को मिल सकती है? नहीं, प्रॉब्लम वहां वही है जो 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 पूरे बाजार की है कि वहां पे वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव। सी लोग लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मुझे एग्जैक्टली अब इसकी पी रेशियो याद नहीं है, बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द अडानी ग्रुप शेयर्स की जो पीई है वो काफी हाई है, काफी ऊंची है। तो इसलिए उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन फिर भी वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि जो बड़े निवेशक हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो उसके अंदर पोजीशन लेने से जो है ना थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन पे उनको वो जस्टिफाई नहीं कर पाते अपनी कमेटी को, इन्वेस्टमेंट कमेटी को इन्वेस्ट। तो इसलिए प्रॉब्लम स्टॉक्स में नहीं है, प्रॉब्लम उनके वैल्यूएशन में। जी। अब दूसरा सर सेक्टर जिस पर आप बातचीत करना चाहेंगे, चूंकि बजट भी आ रहा है, डिफेंस सेक्टर को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर को? क्योंकि 2023 में अब युद्ध की बातें होती हैं, अब चीन की तनातनी होती है, तो ऐसे में जो स्थिति बन रही है, क्या आपको लगता है डिफेंस सेक्टर में अभी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है? और बजट को लेकर के या 2023 को लेकर के डिफेंस सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को आप? जी बिल्कुल बिल्कुल है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको डिफेंसिव होने की जरूरत है, बट वो डिफेंसिव भी आप डिफेंस में होंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो वो एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा निर्धारित नहीं है, वो हमारा लोकली फोकस्ड एरिया है। और कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा अपना जो 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 ऑर्डर बुक है उनकी डिफेंस सेक्टर से मिली है, उनको सरकार से मिली है। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा आपका फोकस होना चाहिए 2023 में। जो बाकी सेक्टर्स तो जो है ही, जो जो जनरली हम बोलते हैं कंज्यूमर स्टेपल्स है, हेल्थ केयर है, इस तरह के सेक्टर तो जनरली जो डिफेंसिव हम मानते हैं, लेकिन डिफेंस को एज डिफेंसिव मान के अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो 2023 की जो उठा पटक है उससे आप अपने आप को पार ले जा पाएंगे। जी। एक जो सेक्टर 2022 में जिसने सबको परेशान किया, शुरुआती दौर में तो लगा कि ये 2022 का सबसे चमकता हुआ सितारा निकलेगा, वो है स्टार्टअप कंपनियां। पेटीएम में रिटर्न हमने देखा, जोमेटो में जब लोगों को रिटर्न मिलने लगे, पैसे डबल होते हुए दिखाई दिए, उसके बाद से जितने भी कंपनियां आ रही थी लोगों ने जम करके उसमें आईपीओ में पैसे भी लगाए। लेकिन ये साल खत्म होते होते तक हम देख रहे हैं, वो चाहे पीबी फिनटेक हो, पेटीएम हो, जोमेटो हो, सबने निवेशकों को खूब रुलाया। अब 2023 से क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या इनके वैल्यूएशन को लेकर के अब जो चर्चाएं हो रही हैं, क्या आने वाले जो आईपीओज होंगे जो स्टार्टअप कंपनियों के, आपको लगता है वो कम से कम वैल्यूएशन पर ध्यान देंगे और ये जो कंपनियां हैं इनसे अभी दूरी बनाए रखें, या 2023 में कुछ उम्मीदें हैं आपको? मेरा अपना मानना है दूरी बना के रखना चाहिए। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। वैल्यूएशन तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है। इन कंपनीज का प्रॉब्लम है कैश फ्लो। सी जब तक आप कैश जनरेट नहीं करेंगे, until you are burning cash, स्टार्टअप्स में प्रॉब्लम क्या है? दे आर बर्निंग कैश, दे आर स्टिल नॉट जनरेटिंग कैश। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। तो इसलिए और 2023 के अंदर खास तौर पे जैसे मैंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर आपको कैश रिच कंपनीज, कैश जो कंपनियां कैश जनरेट करती हैं उनमें निवेश करना है। जिनको बहुत ज्यादा लोन की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्रेडिट की जरूरत है, उस तरह की कंपनियों में निवेश फिलहाल 2023 में नहीं करना चाहिए। ग्रोथ इज नॉट द थीम, वैल्यू इज द थीम। तो इसलिए कैश के ऊपर फोकस करें। जो कंपनियां कैश रिच हैं, कैश में कंफर्टेबल हैं, उन्हीं कंपनियों के अंदर निवेश करें। और ये स्टार्टअप्स उसमें सर्टेनली उस लिस्ट में नहीं आते, तो कम से कम 2023 में उनसे दूर रहे। 2023 में दूरी बना करके चलें आप यहाँ पर। अब अगला सवाल जो है वो है रुपए को लेकर के। रुपए में हमने देखा कि 9 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, 10% के आसपास रुपया टूटा। डॉलर इंडेक्स लगातार हम देख रहे हैं कि 20% तक की तेजी वहाँ पर देखने को मिली और इसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। अब गिरते रुपए की, पहले तो रुपए पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि रुपए को की चाल 2023 में आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पे कुछ सुधार हो सकता है? दूसरा, अगर रुपए में गिरावट इसी तरह कंटिन्यू रहती है तो फिर कौन से सेक्टर्स होंगे जिसका आपको लगता है इनको फायदा होगा? क्योंकि आईटी को उम्मीद थी, लेकिन आईटी शेयर भी नहीं चल रहे। इस वक्त बहुत ही विचित्र सिचुएशन है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सेक्टर ऐसे नहीं मिल पाएंगे। जनरली कहना चाहिए कि जब जब रुपये वीक होता है तो जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो भी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उनको लाभ होता है। तो आईटी जो सबसे बड़ा सेक्टर हमारा है जो एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन शायद इस बार इतना इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका अपना बाजार यानी कि यूरोप एंड अमेरिका वो अपने आप रिसेशन में है, तो इसलिए उनके ऊपर भी मंदी की मार पड़ रही है। तो इसलिए इस बार रुपए की कमजोरी का बहुत ज्यादा फायदा हम लोग इस बार नहीं उठा पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब सवाल ये कि रुपया कहां जाएगा।
वो उस बात पे निर्भर करता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या रहेंगे और इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि जो 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 रुपये का जो डॉलर के साथ पैरिटी है, जो वो इस पर निर्भर करती है कि ऑयल की क्या प्राइसेस है, क्योंकि हम ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर ऑयल प्राइसेस फर्म अप होती हैं, जैसा कि अगर वॉर का सीन बनता है या जियो पोलिटिकल सिचुएशन होती है, तो फिर रुपए के ऊपर प्रेशर कंटिन्यू करेगा। तो देखने वाली बात यही है कि क्रूड ऑयल को हमको फॉलो करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि रुपए की मजबूती कितनी रहती है या कमजोरी उसमें कितनी बढ़ती है। फिलहाल मेरा अपना मानना ये है कि 82 83 का लेवल जो हमने देखा है जी। ये सस्टेनेबल है। अगर ऑयल की प्राइसेस 80 टू 90 के रेंज में रहती हैं, देन आई थिंक वी वुड बी समवेयर अराउंड दैट। 90 के ऊपर जब क्रूड ऑयल निकलेगा तब मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर बनना बेहतर है। ठीक। अगला जो सेक्टर है जिसमें हमने देखा कि एक अच्छा, जिसे हम साइक्लिकल बिजनेस भी कह सकते हैं, फर्टिलाइजर, बजट के इर्द गिर्द और मानसून के इर्द गिर्द हम थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम देखते हैं। लेकिन इस बार हम देखें पिछले 6 महीनों में बहुत सारे शेयर ऐसे रहे जिन्होंने कि 200% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले 6 महीनों में दिया है। अब बजट में उम्मीदें हैं कि यहाँ पर जो सब्सिडी है वो बढ़ाई जा सकती है, यूरिया सब्सिडी, इसके चलते ये मोमेंटम बना हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है। तो अब यहाँ पर जिनके पास है उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जिनको लगता है ये रैली मिस हो गई है तो क्या उनके लिए अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि बची हुई है? ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर से क्या कुछ उम्मीदें हैं, खासतौर से ऐसे माहौल में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं क्राइसिस बनी हुई है फर्टिलाइजर को लेकर के? हाँ, ये एक्चुअली ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि फर्टिलाइजर की जो है सडनली डिमांड हो गई चारों तरफ। तो हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर प्राइसेस फर्म अप हो रही हैं। जहां तक भारत का सवाल है कि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर प्राइसेस फ्रीली डिटरमिन्ड नहीं है, गवर्नमेंट की सब्सिडी के बेस पे होती हैं, और वैसे भी यूरिया के प्राइसेस जो है कंट्रोल्ड है। तो इसलिए थोड़ा बहुत सरकार का तो इसमें वो रहेगा इन्फ्लुएंस, लेकिन डिमांड के हिसाब से मैं कहूंगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डन वेरी वेल। दैट इज वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स व्हिच हैज डन सो वेल। तो आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा बना लिया है, आपके प्रॉफिट काफी हो गया है, जैसे हम बोलते हैं कि बिग विंस, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए। क्योंकि मैं ये शुरू में भी मैंने कहा था कि ये जो कैश है ये आपके बहुत काम आएगा जब बाजार के अंदर करेक्शन आएगी। तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे शेयर्स को नीचे के दाम पे खरीदने के लिए। तो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया है तो थोड़ा सा पैसा निकालना अकलमंदी रहेगी। लेकिन फर्टिलाइजर एज ए सेक्टर आई एम रिकमेंडिंग टू बी इन योर पोर्टफोलियो। इफ यू डोंट हैव, ऐड इट, इफ यू हैव, कीप इट। चलिए, और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो कि जिस सवाल ने 2022 में लोगों को काफ़ी परेशान किया अग्रवाल साहब, वो ये था कि एफआईज कब लौटेंगे। शुरू के 6 महीने में तो लगातार ही बिकवाली देखने को मिली एफआईज की तरफ से, जुलाई अगस्त से थोड़ी सी वापसी देखने को मिली, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में हमने देखा थोड़ी सुस्ती हो गई। अभी 2023 में कैसा मोमेंटम आप देख रहे हैं? डीआईज ने काफ़ी हद तक संभाला है 2022 के अंदर, 2023 में क्या आपको लगता है एफआईज लौटेंगे? क्योंकि दुनिया भर में मंदी की आशंका 2023 को लेकर के जताई जा रही है। ऐसे में क्या भारत ऐसी जगह बन सकता है जहां पर विदेशी निवेशक आकर के अपने निवेश करें? कम से कम पहले हाफ में तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि एफआईआई जो हैं वो अभी उनकी जो अपनी स्थिति है वहां पे अपने देश में, यानी कि अमेरिका में खासतौर से सबसे बड़े वहीं से निवेश आते हैं हमारे यहाँ, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है अभी। हमारा बाजार भले ही स्थिर है, लेकिन वहां पे हमने S&P के अंदर काफी गिरावट देखी है, नैस्डैक में काफी गिरावट देखी है, और वहां पे जितने भी बड़े हेज फंड्स हैं, बड़े फंड्स हैं, वो दे आर सिटिंग ऑन क्वाइट अ ह्यूज लॉसेस। तो दे आर presently sitting in cash. Most of the professional fund managers are sitting on 30 to 40% cash. तो इसलिए अभी वो जल्दी से निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो पहले अमेरिका में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। तो एफआईआई का भारत में आके निवेश करने की संभावना मुझे कम से कम पहले हाफ में बहुत कम लगती है। जी, चलिए अब इस सेगमेंट को तो यहाँ समाप्त करते हैं, और इस सेगमेंट में कई सारे सेक्टर्स पर हमने बातचीत की। अब अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। अब जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले महीने एक में किन शेयरों ने कमाल किया है। बाजार दायरे में रहा और गिरावट के साथ बंद हुआ दिसंबर महीना, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हुए हैं, जो ऐसे रहे जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और कुछ शेयर ऐसे भी रहे जिनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी हुई है। लेकिन जो शेयर चले हैं, गिरते बाजार में भी जो शेयर चले हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर ने करीब जो है एक महीने में 33% तक का रिटर्न दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 22.5% का रिटर्न,
अशोका बिल्डकॉन में हम देख रहे हैं करीब 20% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। जेके लक्ष्मी सीमेंट एक और कंपनी जहां पर 20% के आसपास का रिटर्न आते हुए दिखा है। जिंदल स्टेनलेस ने भी 28 से 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये जो 4-5 कंपनियां हैं, इनमें से फर्टिलाइजर सेक्टर पे हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन सी कंपनियां ऐसी आपको लग रही हैं जो 20-30% का रिटर्न एक महीने में देने के बावजूद आपको लगता है कि आगे भी ये कंटिन्यू कर सकती हैं? कुछ पसंदीदा कंपनियां हैं इनमें से आपके सर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक दीज आर वेरी रैंडमली पिक्ड, बिकॉज एक तो बैंकिंग है, एक फर्टिलाइजर है। वो दो सेक्टर्स तो ठीक हैं, जी। जैसे हमने पहले बात की, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं लगती है। इसी तरह से सीमेंट हैज डन रीजनेबली वेल, तो सीमेंट में बोल सकता हूँ, बट ठीक। स्टील तो सर्टेनली नॉट। मेटल इज कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर फॉर एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ ये मेटल का 2023। आपने अच्छा जिक्र किया। मेटल में रौनक 2023 में लौटेगी क्या? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रही है। सभी दिग्गज शेयर जो है ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। वैल्यूएशन किसी की अच्छी लग रही है आपको? इसमें वैल्यूएशन की बात नहीं है, बिल्कुल इसमें डिमांड की बात है। क्योंकि अगर रिसेशन आता है, क्योंकि भारत में आया नहीं आया, लेकिन अमेरिका में और यूरोप के अंदर तो सर्टेनली वो रिसेशन होगा या वो स्लो डाउन होगा, विदाउट गेटिंग इनटू दैट डिबेट। लेकिन डेफिनेटली वहां पे मेटल्स की डिमांड कम होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगी और डिमांड कम होगी। तो इसलिए मेटल्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, बिल्कुल प्रेशर रहेगा, और वो उसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। कमोडिटी सेक्टर में सिर्फ एनर्जी, ऑयल इज द ओनली थिंग which can go up, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से मेटल के अंदर आपको कम से कम पहले 6 महीने में ध्यान देना चाहिए। जी। अब इसी तरीके से हमने कुछ जो निफ्टी 500 में से ऐसी कंपनियां भी चुनी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो जिन कंपनियों के शेयर सबसे ज़्यादा टूटे हैं उन पर भी जरा ग्राफिक्स के जरिए नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। शीला फोम में हमने देखा कि 50% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लॉरस लैब 18-19% टूटा है। सनटेक रियल्टी में 15% के आसपास की गिरावट रही है। अमर राजा बैटरीज में करीब 15% की गिरावट रही है। कोचिन शिपयार्ड में बीच में हमने देखा था कि अच्छी रैली रही थी, लेकिन इस महीने दिसंबर के महीने में 15% टूटा है कोचिन शिपयार्ड का शेयर। इनमें से आपको कोई शेयर अच्छा लग रहा है जो आपको लगता है कि अभी गिरावट आ गई है 15-20% के आसपास की, आगे यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, या अवॉइड करेंगे? दिस इज ऑल्सो वेरी मिक्स बैग। इसमें सिर्फ मैं खाली फार्मा पिकअप करूंगा, लॉरस लैब, क्योंकि बाकी सब तो बहुत रैंडम है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संभावना है उसके अंदर। लेकिन यस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव बीन डूइंग रीजनेबली वेल, दे शुड बी डूइंग रीजनेबली वेल इन 2023 फॉर द सिंपल रीजन कि वो डिफेंसिव बेट्स हैं ऐसे बाजार के अंदर। तो यस, यू कैन हैव अ लुक एट लॉरस लैब्स, बट अदरवाइज बाकी शेयर्स के अंदर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो शीला फोम एंड सनटेक रियलिटी वगैरह तो सर्टेनली नॉट। जी। तो चलिए, यहाँ पर भी आप जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि सारी मिक्स बैग है यहाँ पर, क्योंकि रैंडमली हम भी चुनते हैं ये जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे होगा, और ये अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ेंगे, और इसमें हम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट लेते हैं किसी एक कंपनी पर, जहाँ हम देखते हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज जो है हाउसेज जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। ऐसे ही हमने एक कंपनी इस बार जो चुनी है उसमें महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव का नाम है। इसमें ICICI डायरेक्ट की तरफ से लक्ष्य दिया गया है 410 रुपये का, और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 360 रुपये का टारगेट दिया गया है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें जिसकी वजह से खरीदारी की सलाह दी गई है, एक तो कंपनी ने हाल फिलहाल में ही कोई एक्विजिशन किया है, उसको लेकर के लोग पॉजिटिव हैं। आने वाले दिनों में कंपनी का मुनाफा और कर्ज घटने की उम्मीद जताई जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं महिंद्रा CIE को? देखिए, ऑटो के ऊपर एज ए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मेरा बहुत पॉजिटिव व्यू नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है काफी डिस्ट्रक्शन हो चुका है उस सेक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ EVs। अब वो किस तरह से पैन आउट होगा वो देखना पड़ेगा, और अगर रिसेशन आता है तो ऑटो डिमांड की भी क्या सिचुएशन रहेगी वो देखना पड़ेगा। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सीधा सीधा ऑटोमोबाइल के पर निर्भर करते हैं उसके लिए। तो मुझे एग्जैक्टली इसके फंडामेंटल्स अभी याद नहीं है, ना मैंने उनको देखा है, ना मैं उसको ट्रैक करता हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि among the auto component sector, this is one of the better companies। तो अगर डिटेल रिसर्च किसी ने की है उसके ऊपर, उसका मानना है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो हो सकता है। लेकिन अगर मुझे अपना निवेश करना होगा तो मैं इस स्टॉक के ऊपर अभी उतना निवेश नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि उस स्टॉक में कुछ बुराई है, इसलिए कि मेरा अपना अनुमान 2023 का जो है उसमें जो सेक्टरों के अंदर निवेश करने से आपका पोर्टफोलियो किसी तरह से स्टेबल रहेगा, उसके अंदर ये स्टॉक फिट नहीं होता है फिलहाल के लिए। लेकिन यस, मुझे याद है, मुझे इतना भी मालूम है कि ये कुछ ही समय के अंदर ये बहुत ज्यादा फेवर्ड स्टॉक था ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के अंदर। अब चलते चलते अग्रवाल साहब, 2023 के लिए आप क्या कुछ तोहफा हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? कुछ आपके पसंदीदा शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को?
नहीं, मैं शेयर से ज्यादा सेक्टर्स की बात करता हूँ, क्योंकि ये शेयर बहुत बाद में आएंगे, लेकिन अगर आपने सही सेक्टर का चुनाव नहीं किया तो आप दुविधा में फंस फंस जाएंगे इसके अंदर। तो जैसे मैंने कहा है कि सबसे पहले तो आपको डिफेंसिव सेक्टर्स में होना है, जिसके अंदर एफएमसीजी है। एफएमसीजी के अंदर आप जो 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 नॉर्मल नाम है वो तो सारे हैं ही हैं। उसके अलावा आप उसके अंदर और जो छोटे शेयर्स हैं उसमें भी जा सकते हैं। बजाज कंज्यूमर है, उस तरह की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो एचयूएल वगैरह के मुकाबले की नहीं भी हैं, पर फिर भी आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद फूड रिलेटेड कंपनीज हैं, शुगर रिलेटेड कंपनीज हैं, टी रिलेटेड कंपनीज हैं, जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, जो आप इस्तेमाल करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इन्फ्लेशन कहाँ है और इंटरेस्ट रेट कहाँ है, उसके अलावा भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर फार्मा है, हेल्थ केयर है, ये सेक्टर्स हैं जो हमेशा आपको जरूरत में पड़ेंगे, चाहे किसी कोई भी आर्थिक स्थितियां हो। फिर हमने डिफेंस सेक्टर की बात की, जिसके अंदर कुछ कंपनियां जैसे एलएनटी टाइप कंपनीज हैं जो जिन्होंने काफी महारत हासिल कर ली है डिफेंस के लिए चीजें बनाने के लिए, उनकी इस तरह की चीजें उसके अंदर पहुंच गई हैं। तो ये जो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, इसके अलावा आपका सडनली हमने देखा है एयरलाइंस, होटल्स, इस तरह के सेक्टर्स हैं जो सडनली काफी चर्चा के अंदर आ गए हैं, बिकॉज जब से पेंडेमिक खत्म हुआ है लोगों ने एकदम से दे हैव स्टार्टेड मूविंग आउट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, इनमें से आप सही स्टॉक चुनिए, फोकस वैल्यू पे रखिए, ग्रोथ पे मत रखिए। जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत डिफेंसिव होने का समय है, दिस इज नॉट टाइम टू बी एडवेंचरस। तो अपने कैपिटल को संभाल के रखें। सबसे पहला आपका होना चाहिए प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल, उसके बाद रिटर्न मिले ना मिले वो बात की बात है। तो ये फोकस अगर आप 2023 में रखेंगे कम से कम पहले हाफ के अंदर, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप इस टर्बुलेंट टाइम को भी पार कर पाएंगे। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक डिस्कस किए गए हैं, चाहे वो सिर्फ चर्चा के लिए किए गए, वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है उनमें मेरा मेरे क्लाइंट्स का निवेश। अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद है 2023 में आप और ज़्यादा हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे और उनका ज्ञान बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं लोगों को 2023 के बारे में है, खासतौर से शेयर बाजार को लेकर के। तो उनकी दुविधाओं का समाधान आप समय समय पर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।